आज के अतिथि। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम समय समय पर आपकी भेंट वरिष्ठ साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, कवियों, इतिहासकारों से कराते ही रहते हैं और आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है केएम इंस्टीट्यूट आगरा के पूर्व निदेशक डॉक्टर जय सिंह नीरज जी को। नीरज जी बहुत ही साहित्यिक व्यक्ति हैं। अभी अभी इनकी एक किताब, शायद मैं समझता हूं कि 6वीं जो काव्य संग्रह है, उसका विमोचन हुआ है, पसरी हुई हथेलियों का शहर। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपको इस पुस्तक के लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद। और हम ये चाहेंगे, बल्कि हमारे श्रोता भी ये चाहेंगे कि आपकी साहित्य यात्रा के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में हम विस्तार से जानें। तो हम चाहेंगे शुरुआत आप अपने आप से करें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप यहाँ तक आपकी ये यात्रा का सफर चला। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि बुंदेलखंड अंचल के एक जनपद जालौन के उमरी गांव में मेरा जन्म हुआ जी। और लगभग 7 या 8 वर्षों तक वहां रहने के बाद हमारा परिवार दिल्ली आ गया और मेरी सारी जो शिक्षा दीक्षा है वो दिल्ली में ही हुई और मैंने दिनकर जी पर अपना शोध कार्य भी किया। जहां तक कविता की बात है, मुझे ध्यान आता है कि ये 1966 का वर्ष था। हमारे बगल में एक डीसीए में काम करने वाले कृपाल शर्मा रहते थे, वो कविता करते थे। अच्छा। और समय समय पर उनकी कविताएं मिलके गजट में छपती थी। जी। तो पिताजी ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम उनके पास जाया करो। अच्छा। और उनसे कुछ सीखो कि कविता कैसे लिखी जाती है, रची जाती है। तो उन्होंने किया ये कि वो एक पंक्ति दे दिया करते थे। अच्छा। कि अब इस पर आप जो है पूरा गीत या कविता लिखिए, समस्या पूर्ति की तरह। जैसे मुझे ध्यान आता है, एक डाल के सब पंछी हैं, फिर क्यों है आपस में बैर। अब ये एक पंक्ति दे दी और कहा अब इस पर आप लिख के लाइए। और जहां जहां लगता था कि वजन घट या बढ़ रहा है, वो बता देते थे। अच्छा। तो ये जो मात्रिक जो छंद है या लयात्मक कविता है, जो तुकांत कविता है, उसमें वजन की का जो संतुलन है, उसके प्रति मैं आरंभ से ही सजग हो गया था, इसलिए आगे गीत वगैरह लिखे जा सके। उसके बाद एक मैं आपको बताऊं नीरज जी कि रोमान का जो झिलमिलाहट है रोमान की, वो मेरे मानस में हमेशा से रही है जी। और उसने जो है मुझे बरबस गीतों की ओर जाने के लिए प्रेरित किया और मैंने कुछ गीत उस दौर में लिखे, 66 से और लगभग 70 के दौर में जी। और उन गीतों को हमारे यहाँ एक हिंदी भवन था बगल में, तो वहां हम लोग जाया करते थे। अच्छा। और वहां बहुत से साहित्यकार आते थे, यशपाल जी गए, विष्णु प्रभाकर जी गए, और लोग भी जाते थे। ये आपके अध्ययन काल के दौरान की बात है? जी हाँ। अच्छा। हाँ, ये बात है 10वीं 11वीं क्लास की बात जी। अच्छा। हाँ, उस समय तो लिखना चालू हो गया था। क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब सब अपनी कविता पढ़ते थे तो वो कहते थे इस बालक को भी कुछ पढ़ने दिया जाए। जी। तो जब मैं पढ़ता था तो जैसे होता ना कि बच्चे की शरारतों पे बड़े ताली पीटते हैं, तो ऐसे वो लोग भी प्रोत्साहन देते थे। तो आगे लगा कि मैं लिख सकता हूँ, तो वो लिखना चालू हो गया उसके बाद। जी। तो ये तो बात रही गीतों की। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब 1975 में मैंने एमए में प्रवेश लिया, तो उस दौर में एक अध्यापक थे नित्यानंद तिवारी। जी हाँ, बड़े प्रसिद्ध आलोचक थे। हाँ, निश्चित रूप से, है ना। तो उनसे हमने ये सीखा परिवेश और आधुनिकता बोध का क्या रिश्ता है। हमने ये जाना कि कविता जो है वो रोमांच की चाशनी में डूबी हुई ही नहीं होती, बल्कि वो जो है पथरीली भी हो सकती है, यथार्थ के धरातल पर पथरीली भी हो सकती है। तो वहां से हमें ये बोध मिला कि ये जो गीत हैं या ये जो लयात्मक कविताएं इस तरह की हैं, इनसे हटकर कुछ लिखा जाए। तो वो जो अतुकांत कविताओं का जो दौर है वो 1975 के बाद शुरू हुआ। और जो अभी हाल में जो आपके संग्रह आए हैं वो मोस्टली अतुकांत कविताएं हैं उसमें। हाँ, देखिए ऐसा है कि एक ढलान पर चढ़ता सूरज, आग एक संभावना और पसरी हुई हथेलियों का शहर जी, और गीली मिट्टी का एक लौंदा, ये 4 काव्य संग्रह अतुकांत में। लेकिन नीरज जी एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जिसे हम कहते हैं कि ये अतुकांत कविता है,
वो अतुकांत कविता ऐसा नहीं है कि वो अपाहिज गद्य है, रिदम तो होता ही है। हाँ, बल्कि उसमें एक भीतर लयात्मकता से गुजर के लिखी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कविता में जो लय तत्व है वो ऐसे ही छिपा होता है जैसे फूलों में सुगंध होती है। क्या बात है, बहुत खूब। तो इस तरह से जो है ये काव्य संग्रह आए हैं। और एक बात और है कि मुझे लगता है कि जो भी संवेदनशील व्यक्ति है वो जानना चाहता है कि जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है, और यह भी तय है कि वह पूरे जीवन जान नहीं पाता है। ये बिल्कुल सही बात है। ये यात्रा अनवरत जानने की जिज्ञासा। तो उसी की प्रेरणा में रचना जन्म लेती है। रचना जीवन को पकड़ना चाहती है, बिल्कुल। रचना जीवन के सत्य को आत्मसात करना चाहती है। तो हम आगे बढ़े इससे पहले हम चाहेंगे कि आप जीवन से जुड़ी कोई कविता आपको अगर याद हो तो हमारे श्रोताओं तक प्रेषित। नहीं, बिल्कुल। मैं एक बहुत छोटी कविता जी है ना, स्वागत। हाँ। घड़ी की टिक टिक में नहीं, धूप के बढ़ते ताप में जियो। घड़ी की टिक टिक में नहीं, धूप के बढ़ते ताप में जियो, यानी जिंदगी की अंजुरी में मौत को रख कर पियो। क्या बात है, क्या यानी जिंदगी की अंजुरी में मौत को रख कर पियो। ये छोटी सी कविता जो है, हालांकि और कविताएं भी हैं और मैं चाहूंगा बाद में कुछ कविताएं और हों। मैं कहना चाहता था कि जब जीवन सत्य को पकड़ने की जो ललक है वही रचनाशीलता की भी ललक है। हम जीवन को जानना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, परिभाषित करना चाहते हैं, तो न तो हम अपने सामान्य जीवन में जीवन को परिभाषित कर पाते हैं और रचना कर्म भी उसे कभी परिभाषित नहीं कर पाता। इसलिए रचना प्रक्रिया जो है या रचना कर्म जो है वो अनवरत चलता रहता है, कभी उसकी समाप्ति नहीं होती। ठीक ऐसे ही जैसे जीवन को समझने का जो प्रक्रिया है वो कभी समाप्त नहीं होती। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भोगा हुआ यथार्थ है जी वो कविता के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से कविता के रूप में प्रस्फुटित होता है। जी हाँ, और ये जो भोगा हुआ यथार्थ है इसके किसी भी सिरे को तो आप पकड़ सकते हैं लेकिन समूचे को आत्मसात नहीं कर सकते। इसीलिए कविता क्रम चलता रहता है। आपने एक एंगल से लिया, दूसरे एंगल से लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, जब आपका पीएचडी पूरी हो गई, तो उसके बाद आप अध्यापन कार्य में आ गए? जी हाँ जी। तो कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? अध्यापन कार्य तो हमने शुरू किया, बहुत एक सुदूर गांव था मेरठ जिले का, वहां शुरू किया और वहां केवल डिग्री तक की कक्षाएं थी जी। और लेकिन एक बात थी कि हम लोग खेतों के बीच से होके जाते थे, बच्चों में वो अनगढ़ता थी, वो आदर भाव था जो हमें बाद में नहीं मिला। लेकिन वहां पर हमारे जो अध्यक्ष थे, हमारे आते उन्होंने कह दिया था कि अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अब केवल आप पढ़ाएंगे। अच्छा। तो पढ़ाने में 5-5, 6 पीरियड पता नहीं लगती। फिर संयोग ऐसा हुआ कि जो है वो आगरा में क्रमु हिंदी विद्यापीठ में स्थान रिक्त हुआ, तो वहां हमने इंटरव्यू दिया और वहां पर हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया रीडर की तरह से। तो वहां जो है हम लोगों ने और भी गहराई से साहित्य को जाना, क्योंकि रामविलास शर्मा जी से हम लोग मिला करते थे उस समय, विद्यानिवास जी से मिला करते थे, तो वो कुछ संस्कार जो है और भी जिसे कहते विस्तृत हुए वहां आगरा में जाके। संस्कारों की जड़ें और मजबूत हुई। आपने ठीक कहा, और मजबूत हुई। और एक तो ये था कि अध्यापन में भी हम पर जो है वो नित्यानंद तिवारी जी का बड़ा प्रभाव रहा। हम विद्यार्थियों को बताया करते थे कि आधुनिकता जो है वो किताबों में नहीं है, आधुनिकता हमारे आसपास है, हमारे जीवन में है, हमारे जीवन प्रसंगों में है। जी हाँ। और जो ये मशीनी दौर है, इस मशीनी दौर में आधुनिकता जो है वो संवेदना को धुरी पर रखकर आगे बढ़े तो रचनाशीलता संभव हो पाती। बिल्कुल 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 सही बात है। मैं आपको एक और प्रसंग बताऊं आपको कि बड़ा रोचक प्रसंग है कि हम एक बार रामविलास शर्मा जी के पास गए, तो मेरा शोध कार्य था दिनकर के काव्य में परंपरा और आधुनिकता। तो जब उनके पास गए तो हालांकि वो बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों से न मिले लेकिन न्यू कमर से मिला करते थे। अच्छा। हाँ, उन्हें प्रेरित किया अच्छी बात है। हाँ, तो हम गए, अपना शोध उन्होंने भेंट किया, उन्होंने उल्टा पलटा मुस्कराए और कहने लगे, ये बताइए आपने इतना बड़ा काम किया है, परंपरा क्या है? तो हमें जो किताबी ज्ञान था उसके हिसाब से हमने बता दिया कि परंपरा ये है, फलाना ये है, उन्होंने कहा नहीं, परंपरा जो है वो अगर आपको देखनी है तो ग्रामीण अंचल में देखिए, आदिवासियों में देखिए, जहां पर वो मौजूद है। परंपरा किताबों में नहीं है, परंपरा जो है हमारे
जीवन की धड़कनों में मौजूद है। क्या बात है, क्या बात है। और एक बात उन्होंने और ये भी कही कि परंपरा को पाने के लिए आपको जो है अपने पूरे अतीत की रचना कर्म से संघर्ष करना पड़ता है, तब कहीं आप जाके ये तैयार होते हैं कि हमें अब एक बिंदु मिल गया है जहां से टिककर हम रचना कर्म कर सकते हैं, जहां से शुरुआत की जा सकती है, जहां से की जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है जी। एक बात और मुझे लगती है कि पता नहीं कैसे कुछ लोग ये कर लेते हैं कि अगर गीत लिखते हैं तो जीवन भर गीत ही लिखे जाते हैं जी। अगर नई कविता लिखते हैं तो पूरे जीवन नई कविता ही लिखे जाते हैं। जी। क्या हमारी एक विचार से प्रतिबद्धता हो सकती, लेकिन अगर शैली से भी प्रतिबद्ध हम हो गए तो कैसे काम चलेगा। तो मेरे साथ ये होता है, हाँ, ये विभिन्न प्रयोग किया जा सकते किए हैं, कोई जा दिक्कत नहीं है सकते हैं। जैसे आपकी अनुभूति का स्तर है जी, वैसे ही वो अपना माध्यम खुद खोज लेती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसमें रोमांटिक तरलता है तो वो गीत में जाएगी, अगर उसमें यथार्थ का खुरदरापन है तो वो नई कविता में जाएगी। इस प्रकार से मैंने अलग अलग शेड्स में जैसा बना, अगर गजल का जो एक होता है कि सार सार में गह रहे थोथा दे उड़ाए, तो अगर वहां गए तो गजल लिखी, है ना। उस और संक्षिप्त की बात आई तो दोहा लिखा। नहीं, आपके व्यक्तित्व में बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व है आपका, और आपने गीत, गजल, दोहा और नई कविता, कोशिश की। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपका संकलन है आपका। तो डॉक्टर साहब, ये लिखने का सिलसिला तो आपका बहुत पहले से शुरू हो गया था। जी हाँ। और ये छपने का सिलसिला कब शुरू हुआ? ये छपने का हुआ है 2004 में। अच्छा। जब पहला संग्रह आया है मैं तुम्हारा आईना, मैं तुम्हारा आईना, और उसमें कुछ गीत, कुछ कविताएं इस प्रकार का था। उसमें मैं कुछ पंक्तियां उसमें से पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। क्या रचें जिससे तुम्हारी आत्मा में वेदना हो, क्या रचें जिससे तुम्हारी आत्मा में वेदना हो, क्या बात, क्या लिखें फूटे तुम्हारे प्राण में आलोक निर्झर, क्या बात है, क्या लिखें फूटे तुम्हारे प्राण में आलोक निर्झर। ये मशीनी व्याल जब दस्ता हमारी चेतना को, ये मशीनी व्याल जब दस्ता हमारी चेतना को, बीनते अभिव्यक्ति की कुछ सीपियां सागर किनारे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बीनते अभिव्यक्ति की कुछ सीपियां सागर किनारे। आपकी इस कविता को सुनकर मतलब मैं चार पंक्ति निवेदित करता हूँ। अरे स्वागत है। कि कौन कहता है मात्र ये कल्पना है, कविता नहीं ये व्यथित मन की वेदना। क्या बात है, बहुत सुंदर। और मूक शब्दों के प्रखर अंगार लेकर आह से उपजी है ये वो चेतना, ये वो, क्या बात, आह से उपजी है। बहुत बहुत बस सार्थक। आपकी जो कविताएं हैं वो निश्चित रूप से सत्य के यथार्थ धरातल पर अवतरित हुई है, प्रस्फुटित हुई है, और निश्चित रूप से इनमें जीवन है, जीवन से जुड़ी बातें हैं। एक गीत की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने और रखता हूँ इसी संग्रह से। स्वागत स्वागत। एक फूल प्राणों का मेरे, एक फूल प्राणों का मेरे, संबंधों के लाखों कांटे। क्या बात है, क्या बात है। एक फूल प्राणों का मेरे, संबंधों के लाखों कांटे, सांपों की बस्ती में कोई पीड़ा का विष कैसे बांटे। सांपों की बस्ती, सांपों की बस्ती में कोई पीड़ा का विष कैसे बांटे। पैरों में कर्जों के छाले, पैरों में कर्जों के छाले, डर पाते सुधियों के साए, सांसों पर ढोता जीवन शव, एक बटो ही चलता जाए। क्या बात है, एक बटो ही चलता जाए। तो ये उस समय के जो गीतों का एक वो था, आपके सामने चार पंक्तियां रखी थी। तो डॉक्टर साहब, आप जब यहाँ पर के इंस्टीट्यूट में रहे तो वहाँ लगभग कितने वर्षों तक की आपका सेवा रही वहाँ? हम 1989 में यहाँ आ गए थे जी, और 2016 में हमारा यहाँ से रिटायरमेंट हुआ था। जी जी। यानी कुल मिलाकर 1976 से हमने अपना अध्यापन स्टार्ट किया है
और 2016 में उसको विराम मिला है। क्या बात है, 40 वर्षों का ये बहुत लंबी यात्रा। और मुझे अच्छे से याद है कि मैं भी आपका विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे ये सौभाग्य मिला है केएम इंस्टीट्यूट में, मैं मास मीडिया का विद्यार्थी रहा हूँ जी, और आपका संरक्षण मिला, आपका आशीर्वाद मिला मुझे भी, आपका स्नेह जी। और डॉक्टर साहब वहाँ जब आप रहे तो आपका वहाँ का अनुभव भाषा के प्रति, भाषा को बढ़ाने के प्रति, उसके उत्थान के प्रति कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, ऐसा है कि जिस समय मेरा इंटरव्यू हुआ था जी, तो कुलपति ने ये पूछा था उस समय कि अगर हम आपको अपॉइंट कर लें तो आप हिंदी भाषा साहित्य के विकास के लिए क्या करेंगे? तो हमने कहा सबसे पहले आवश्यक तो ये है कि हम अपने विद्यार्थियों को संस्कार पैदा करें कि उनमें साहित्यिक संवेदना जगे और भाषा के प्रति सजगता जगे। इसके अलावा एक पत्रिका अवश्य निकलनी चाहिए वहां से। तो ये सब बात हुई, तो उसके बाद अपॉइंटमेंट हो गया। तो हमने एक तो भारतीय साहित्य को पुनर्प्रकाशित किया और इसके साथ साथ हमने कोशिश की कि जो विद्यापीठ के जो पुराने ग्रंथ हैं वे जो है लोगों तक पहुंचे। और एक मैं आपको और रोचक प्रसंग बताऊं कि विद्यापीठ में मुझे कर्मचारियों का बहुत ताप झेलना पड़ा। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं जो है वो उस समय जनसंपर्क अधिकारी था जी। तो स्वाभाविक रूप से जो है विश्वविद्यालय का पक्ष रखना होता था। कर्मचारी नाराज होते थे, मेरे घर का पत्थर भी फेंके गए, सब कुछ हुआ। अच्छा। हाँ, और कुलपतियों ने भी जो अपने तरीके से जो है वो उत्साहहीनता दिखाई। तो मैंने एक उपन्यास लिखा, नरक के सींग। अच्छा। हाँ, उसका नाम था नरक के सींग, और उसमें विश्वविद्यालय तंत्र के भीतर जो कुछ है, अच्छा, उसका पूरा एक चित्रण, हाँ चित्रण है, फैंटेसी के माध्यम से चित्रण है। तो वो उस समय की ही रचना है। अच्छा। नरक के सींग, यानी कि भोगा हुआ यथार्थ वहाँ मुझे उपन्यास में सामने आ गया। जी, तो ये सब होता रहा। जी 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 जी। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर तो आपने अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से बहुत सारा हिंदी के ऊपर काम किया। सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ हुआ और आपका उसमें क्या योगदान रहा, कैसे? मुझे एक अवसर ऐसा मिला जी कि जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है जी, वहां से आमंत्रण आया कि आपको एक डेलीगेशन के साथ मॉरिशस चलना है जी, और वहां हम लोग ये देखेंगे कि हिंदी की वहां क्या प्रगति है और हम हिंदी के लिए उन्हें क्या सुझाव दे सकते हैं। जी। तो ये लगभग 4-5 लोगों का एक शिष्टमंडल मॉरिशस गया। वहां राष्ट्रपति महोदय से भी हम लोग मिले, उनसे बातचीत हुई हिंदी को लेकर। तो उन्होंने ये बताया कि पुरानी पीढ़ी में तो अभी हिंदी है, अच्छा, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो अब फ्रेंच बोलने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है, या एक और भोजपुरी और फ्रेंच को मिला के एक भाषा वहां क्रियोल, अच्छा, हाँ क्रियोल है, अच्छा, वो बोली जाती है। अच्छा। लेकिन हिंदी जो है वो पुराने जो लोग हैं जी, उनके साथ जुड़ी हुई है। जी जी जी। खैर, हम लोग जो है वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्थान है, उसका कार्यालय मॉरिशस में, वहाँ गोष्ठी हुई और हम लोगों ने ये कहा कि हिंदी जो है वो आपकी धरोहर है और हिंदी में आपकी पहचान है। तो वहाँ अभिमन्यु अनंत ने कहा कि हम तो हिंदी को बहुत प्यार करते हैं, आपके देश को भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपके देश के हिंदी भाषा में उतना प्यार नहीं करते। तो हमने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग ऐसा ना हो तो हम आते ही क्यों। जी जी जी। दूसरा अवसर हमें तब मिला जब ये भारतीय भाषा जो है उत्तर केंद्रीय जो लोगों को बाहर भेजते हैं जी, उन लोगों ने जो है विदेश मंत्रालय ने हमसे संपर्क किया कि आपको चेक रिपब्लिक जाना है। अच्छा, जो आपकी चेकोस्लोवाकिया की में प्राग में, और आपको वहां हिंदी का अध्यापन करना है। अच्छा। हमने कहा इसी बहाने चलिए विदेशों में कुछ हिंदी की सेवा हो पाएगी। बिल्कुल। तो हमने जो है बहुत प्रसन्नता से वहां जाना स्वीकार किया। अच्छा। वहां नीरज जी स्थिति ये है कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनको, जिनको आपको छोटे आ से सिखाना है, अच्छा, है ना, उनको तो आपको जो है इंग्लिश माध्यम से सिखाना होता है। एक दूसरा लेवल ऐसा है जिसमें एमए के विद्यार्थी हैं, उनको आप हिंदी में भी सिखा सकते। और वहां एक भाषण प्रति सप्ताह होता था इंडियन कल्चर पर, अच्छा, जिसमें सारी फैकल्टी के लोग एकत्रित होते थे।
तो हम लोग जो है इंडियन कल्चर के विषय में, योगा के विषय में, या आपका जो है इंडियन टूरिज्म के विषय में, इंडियन हिस्ट्री के विषय में उन्हें बताया करते हैं। जो भी भारत का साहित्य, संस्कृति या परंपराएं हैं उसके बारे में। हाँ, तो जो छोटा सा काम जो हमसे हो सका, एक तो ये हो सका कि हमने जो है मतलब निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण काम था। आप कह रहे हैं छोटा है, ये बड़प्पन है आपका, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण काम था। और उसमें जो है सबसे बड़ी बात ये हुई कि बच्चों में हिंदी सीखने के प्रति जो रुचि है वो बढ़ती चली गई। और वो कहते थे कि हमें भारत देखना है, क्योंकि जब हम बताते थे क्या क्या चीजें वहाँ है, ये बहुत बड़ी बात है, ये ना जुड़ाव पैदा होने के लिए, तो वो भी हुआ वहाँ पर। तो आपने जब कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो थोड़ा बहुत हो सका वो हमने करने की कोशिश। तो डॉक्टर साहब, अभी तक आपके कितने प्रकाशन आ चुके हैं? जहाँ तक शायद कविता और कहानी और उपन्यास मैं बता रहा हूँ, 6 कविता संग्रह है जी, 1 उपन्यास है जी, और लगभग जो है वो 13 आलोचना कृतियां हैं। अभी 2 कृतियां प्रकाशनाधीन हैं। एक स्वराज प्रकाशन से है, सरस्वती संचयन। नीरज जी, ऐसा है कि सरस्वती से हम लोग परिचित हैं, लेकिन उसकी हमने आलेख नहीं पढ़े कभी, उसकी कविताएं नहीं पढ़ी। अच्छा। हमने पूरा कलेक्शन किया है वो सरस्वती का, लगभग जो है 50 वर्षों का कलेक्शन है वो, तो उसका संपादन किया हमने। एक तो वो है। एक हिंदी नवजागरण में आर्थिक चिंतन, ये तो मतलब बिल्कुल अछूता विषय है। अछूता है। और हमने ये सोचा कि इस पे काम किया जाए, तो हमने 7 वर्षों के परिश्रम के बाद ये रचना आई और आज वो राजकमल में छप रही है। संभवतः इस महीने के अंत तक वो भी आ जाएगी। बहुत बहुत स्वागत रहेगा आपकी इस पुस्तक का, क्योंकि एक बिल्कुल अलग लीग से हटकर विषय है। ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ विषय है और इस पे किसी की निगाह नहीं गई है। हिंदी, अगर हम इसी पर बात करें कि हिंदी के नवजागरण में आर्थिक चिंतन, तो हिंदी को कैसे हम बाजार की भाषा बना सकते हैं, या अपने व्यवसाय की भाषा बना सकते हैं, या अपने रोजगार की भाषा बना सकते हैं? तो क्योंकि आज की पीढ़ी हिंदी से थोड़ा सा कहीं मतलब विलग हो रही है। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि एक तो हमें जो है हिंदी के प्रति जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है उसका परित्याग करना पड़ेगा, है ना। अगर हिंदी राष्ट्रभाषा है तो मलयालम भी राष्ट्रभाषा है, तमिल भी राष्ट्रभाषा है, सभी राष्ट्रभाषाएं हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि हमें दूसरी भाषाओं को सीखने की ललक होनी चाहिए, है ना। एक चीज ये है कि हम अंग्रेजी का विरोध करते हैं। अंग्रेजी का विरोध तब तो समझ में आता जब आपको अंग्रेजी आती हो। अगर आपको अंग्रेजी आती ही नहीं है तो विरोध का कोई आधार नहीं बनता है। भाषा हमें अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए और हमें जो है जहां से जो कुछ मिल सके अपनी भाषा के लिए उसको लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है ना। हमें जहां, क्योंकि हिंदी समावेशी भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि बस अब हिंदी में अंग्रेजी के शब्द आ गए हैं, उसको मजाक में अंग्रेजी कहते हैं, है ना। तो अकेली हिंदी में ये ताकत है कि वो हर भाषा के शब्द को अपना बना लेती है। बिल्कुल, जो आम बोलचाल की भाषा है, जो शब्द समाहित हो चुके हैं, उन शब्दों को अगर हम प्रयोग करें तो क्या दिक्कत है? और एक बात आपको शायद ध्यान में होगी आपके कि सिनेमा ने और मीडिया ने, मीडिया से मतलब जो प्रिंट मीडिया है या इस तरह, इन लोगों ने हिंदी के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं ये भी कहूंगा कि आकाशवाणी का योगदान तो इतना महत्वपूर्ण है कि लोग जो है उनमें हिंदी के संस्कार आए, उनमें हिंदी के प्रति एक चेतना जगी। और मैं इस बात पर गर्व महसूस करता हूं कि सारे मीडिया चैनलों के बावजूद आज भी आकाशवाणी जो है वो अकेले केंद्र में खड़ी है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो हम अपने मानस पटल पर कल्पना करते हैं सुनते हुए, वो कल्पना हम देखते हुए नहीं कर सकते। बिल्कुल। हमारी कल्पना शक्ति को उत्तेजना जो है वो श्रव्य माध्यमों से मिलती है। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल एक सही आकलन किया है इस बात का, क्योंकि आकाशवाणी के कार्यक्रमों के प्रति जो एक केवल श्रव्य माध्यम है, तो आपकी कल्पनाशीलता को बहुत एक विस्तार देता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देता है। और इसी तरह हम ये कहें कि जैसे जो मुद्रित माध्यम है ना, आजकल हम कहते हैं कि सब कुछ जो है उस पर मोबाइल पे आ गया है, लेकिन मुद्रित माध्यम के द्वारा हम जो है जिस प्रकार से एक अपने मानस पटल पर चीजों को चित्रित करते हैं, अंकित करते हैं, है ना, वो सुविधा न होने से हमारा जो पूरा मानसिक संगठन है वो छितरा गया है, निष्क्रिय हो गया है। तो मुद्रित माध्यम और श्रव्य माध्यम
दोनों के पुनर्पाठ की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। डॉक्टर साहब, आपने चूंकि एक लंबे अरसे से आपने अध्यापन कार्य किया है, साहित्य सृजन किया है, तो निश्चित रूप से आपको कई संस्थाओं ने पुरस्कृत भी किया होगा, आपका सम्मान भी किया होगा। तो महत्वपूर्ण कौन कौन से आपको सम्मान प्राप्त? पुरस्कारों की जो गिनती है वो ज्यादा नहीं है। कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने आप से संतुष्ट हैं, अपने काम से संतुष्ट हैं? जी हाँ, मैं संतुष्ट हूँ और मुझे लगता है कि जो मेरे पाठक हैं और जो मेरे मित्र हैं वो भी संतुष्ट हैं कि हम ठीक ले। अगर नीरज जी हमारा जो इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर वो ये मानते हैं कि आप ठीक जा रहे हैं, इसका मतलब है किसी पुरस्कार की आवश्यकता ज्यादा है नहीं। जी। वैसे उत्तर प्रदेश निधि संस्थान ने हमें जो है एक विश्वविद्यालय पुरस्कार दिया था। वो मिलता है उन लोगों को जो अच्छा अध्यापन करते हैं और साहित्य में अध्यापन में जिनकी गति है, तो वो हमें उससे सम्मानित किया गया। और सम्मान तो इतने मतलब मिले हैं, जितने भी मित्रों ने दिए हैं, कि उनकी गिनती, उनकी फहरिस्त गिनाना मुझे कम से कम शोभा नहीं देगा। नहीं, चलिए, ये आपका बड़प्पन है, ये आपके वो मिले हैं, ठीक निश्चित है, रूप से ये सदाशयता है आपकी है। तो डॉक्टर साहब, अब आगे क्या आपका? एक तो दिमाग में हमारे ये दिनकर जी ने कभी कहा था, आपको ध्यान होगा, कि भविष्य की कविता मंत्र कविता होगी, सूत्र कविता होगी। कई बार होता ये है कि जब हम रचना लिखते हैं तो रचना जो है वो संप्रेषण की चिंता में पसर जाती है। समझ में आए इसलिए आपने रचना को नीचा कर दिया। जी। इसलिए मैंने जो है क्षणिकाओं पे काम आरंभ किया है। अच्छा। छोटी छोटी क्षणिकाएं जो है। तो दोस्तों, हम चाहेंगे कि कुछ अपने रचनाओं की एक आध बानगी हमारे श्रोताओं तक और पहुंचाएं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं गीत आपके सामने रख रहा हूँ। गीत ही अच्छा रहेगा शायद, जैसा आप मुझे समझें। ओढ़ के चुली मुस्कानों की, ओढ़ के चुली मुस्कानों की, सजा दुकानें अरमानों की, हम अपनों की हर बस्ती में अनचाहे वनवासी हैं, हम मरघट के वासी हैं। क्या बात है। हम मरघट के वासी हैं। उमड़ रहा शब्दों का सागर, विरल हुए अर्थों के मोती। क्या बात है, क्या बात है। विरल हुए अर्थों के मोती, नहीं नेह से भरे वक्ष को अब आंसू की धार भिगोती, अब आंसू की धार भिगोती। कौन गीत के स्वर दुलराए, कौन गीत के स्वर दुलराए, जब संगीत झपकियां लेता, आंगन की हर किरण देह में कर्जों के कुछ शूल चुभोती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सूख गई प्राणों की धारा, भंवरों में खो गया किनारा, लाश एक पर संबंधों के, कफनों के अभिलाषी हैं, हम मरघट के वासी हैं, हम मरघट के वासी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव और बहुत सुंदर आपका जो प्रस्तुति आपकी। धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी रचना धर्मिता, आपकी एक काव्य यात्रा, आपकी साहित्य यात्रा यूं ही अनवरत चलती रहेगी। आप सबकी शुभकामनाओं का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है, आशा है। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। आकाशवाणी आगरा के सभी श्रोताओं की शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे हमारी दोबारा से फिर मुलाकात होगी। अवश्य अवश्य। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने अपने बारे में, अपनी रचना धर्मिता के बारे में, अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा हृदय से आपके प्रति आभार है।